बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 88, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला। कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला को सेपरेट करता है? तो लेरिंगो ट्रेकियल ग्रूव जो होता है ना, वो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला को सेपरेट करता है। ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान में जो फिस्टूला बन जाता है ना, उसको जो सेपरेट करते हैं ना ट्रेकिया और इसोफेजियल, वो लेरिंगो ट्रेकियल ग्रूव होते हैं। लेरिंग्स और ट्रेकिया का जो ग्रूव होता है ना, वो सेपरेट करता है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला को। और कॉमन रेमनेंट एलेंटॉइस का क्या होता है? जो एलेंटॉइस का जो कॉमन रेमनेंट होता है ना, वो यूरेकल सिस्ट होती है। यूरेकल सिस्ट जो होती है वो कॉमन रेमनेंट होती है। यूरेकल साइनस तब बनता है जब पेटेंट ल्यूमेन रह जाता है। यूरेकल फिस्टूला तब बनता है जब यूरेकल साइनस तब बनेगा जब इन्फीरियरली या सुपीरियरली पेटेंट ल्यूमेन होगा। अगर पेटेंट ल्यूमेन होगा तो पहले फिस्टूला बनेगा, बाद में साइनस बन जाएगा। और जो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होता है वो हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज का रेमनेंट होता है। अब सबसे पहले ये कि जो एलेंटॉइस होती है ना, हमारे पास एलेंटॉइस जो होती है ना, वो क्या करती है, वो यूरेकस बनाती है और ये ब्लैडर और अम्बिलिकस के दरमियान में होती है। ठीक है, एलेंटॉइस का जो रेमनेंट होता है ना, जो कॉमन रेमनेंट है एलेंटॉइस का, वो यूरेकस होता है जो ब्लैडर और अम्बिलिकस के दरमियान में होता है। और जो यूरेकस होता है ना, वो हमारा मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। अगर तो यूरेकस का या एलेंटॉइस का ल्यूमेन पेटेंट होगा तो वो यूरेकल फिस्टूला बन जाता है। और अगर पेटेंट ल्यूमेन सुपीरियरली या इन्फीरियरली होगा तो वो यूरेकल जो है वो साइनस बन जाएगा। ठीक है, टोटल फेलियर होगा, यूरेकस का ऑब्लिटरेट नहीं कर पा रहे तो फिस्टूला बन जाएगा। पेटेंट ल्यूमेन होगा तो फिस्टूला बन जाएगा। और अगर पार्शियल फेलियर होता है यूरेकस का कि वो ऑब्लिटरेट नहीं कर पा रहा है तो सिस्ट बन जाती है। अगर तो टोटल फेलियर हो गया यूरेकस का कि वो ऑब्लिटरेट नहीं कर पाया है तो फिस्टूला बन जाएगा। और अगर पार्शियल फेलियर होगा यूरेकस का कि वो ऑब्लिटरेट नहीं किया है तो यूरेकल सिस्ट बन जाती है। और पेटेंट ल्यूमेन जो सुपीरियरली या इन्फीरियरली होता है वो भी हमारे पे यूरेकल साइनस बनाता है। जो कॉमन रेमनेंट है ना एलेंटॉइस का, वो यूरेकस है, मतलब यूरेकस बनता है एलेंटॉइस से। और यूरेकस होता है फिर बाद में मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। और जो मीडियल जिसके एंड में एल आ रहा है वो अम्बिलिकल आर्टरी से बनता है। अम्बिलिकल आर्टरीज का रेमनेंट होता है। अगर तो इंट्राएम्ब्रियोनिक एलेंटॉइस की परसिस्टेंस होती है तो फिर या वो पेटेंट रह जाता है तो यूरेकल फिस्टूला बन जाता है। अब एक यहाँ पे सिनेरियो में भी दिया हुआ था कि एक पेशेंट था, उसकी अम्बिलिकस से वेजाइनल वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अम्बिलिकस को और ब्लैडर के दरमियान में जो होती है ना वो यूरेकस होती है। अगर तो न्यूबॉर्न बेबी के अम्बिलिकस से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा हो और प्रोस्टेट भी एनलार्ज है और साथ यूरिथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो पेटेंट यूरेकस होगा। पेटेंट यूरेकस की वजह से या यूरेकल फिस्टूला की वजह से या पेटेंट एलेंटॉइस की वजह से क्या होता है कि वाटर डिस्चार्ज होता है अम्बिलिकस से, प्रोस्टेट एनलार्ज होगा, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अगर तो यूरिन आपका अम्बिलिकस से आ रहा हो न्यूनेट के तो यूरेकल फिस्टूला की वजह से होता है और इसमें आपका जो यूरेकस होता है वो पेटेंट होता है। पेटेंट यूरेकस की वजह से या पेटेंट एलेंटॉइस की वजह से यूरेकल फिस्टूला बन जाता है और अम्बिलिकस से यूरिन आता है। उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है ना पैंक्रियाटिक अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स की, वो एंडोडर्म से होती है। पेंक्रियाज के जो अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं वो एंडोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। स्केलेटल मसल हमारा मेसोडर्म से डिराइव होता है। स्केलेटल मसल एक कनेक्टिव टिश्यू है तो वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होगा। और जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना वो मेसोडर्म से भी डिराइव्ड होता है और वो न्यूरोक्रेस्ट सेल से भी डिराइव्ड होता है। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं और जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो मेसोडर्म से भी और न्यूरोक्रेस्ट सेल से भी डिराइव्ड होता है। मैकल स्टावर्टिकुलम बेसिकली कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन होती है इलियम की। कॉम्पैक्शन, सेग्रीगेशन इनर सेलुलर मास की जो होती है ना डेवलपमेंट के टाइम पे वो 4th डिवीजन के बाद होती है। ठीक है, जो आपका ये जो कॉम्पैक्शन हो रही है और जो सेग्रीगेशन होती है सर्कुलर मास की, वो 4th डिवीजन के बाद होती है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होती है ना वो 6th एओर्टिक आर्च से डिराइव्ड होती है। फ्रेंजियल आर्चेस में है कि जो फर्स्ट आर्च होती है ना वो हमारे पास देती है मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर डिवीजन देती है और मैक्सिलरी डिवीजन देती है 5th क्रेनियल नर्व की। 5, 7, 9, 10 निमोनिक है। जो सेकंड आर्च होती है वो फेशियल नर्व देती है। जो थर्ड आर्च होती है वो ग्रोस ऑफ फ्रेंजियल नर्व देती है। और जो 4th और 6th आर्चेज होती हैं वो 10th नर्व देती हैं, मतलब वेगस नर्व की। जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व होती है वो 4th आर्च से आती है और जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है वो 6th आर्च से आती है। रिकरेंट लेरेंजियल ST होता है ना तो PQRST, तो R से आ जाएगा R और S से आ जाएगा 6, तो SR से याद रख लेना है कि जो 6th आर्च है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व दे रही है और जो 4th आर्च है वो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व देती है। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व 4th आर्च से आती है और जो 6th आर्च से आती है दैट इज रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। थर्ड आर्च से ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व आती है, सेकंड आर्च से फेशियल नर्व आती है और फर्स्ट आर्च से मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व आती है। 5, 7, 9, 10 फर्स्ट आर्च से 5th नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन, सेकंड आर्च से फेशियल नर्व, थर्ड आर्च से ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, फोर्थ आर्च से जो होती है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व और जो 6th आर्च होती है उससे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। 5th आर्च कुछ भी नहीं बनाती है। अब जो हॉस्टल मेम्ब्रेन होती है हाइपोब्लास्ट की, वो बाउंड्री बनाती है एक्सोसिलोमिक कैविटी की।
ठीक है। एक्सोसिलोमिक की कैविटी की जो बाउंड्री होती है वो हॉर्सर मेम्ब्रेन बनाती है। हॉर्सर मेम्ब्रेन एक्सोसिलोमिक कैविटी की एक्सोसिलोम कैविटी की बाउंड्री बनाती है। हमने पढ़ा था कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम होती है वो हाइपोब्लास्ट से डिराइव्ड होती है। हाइपोब्लास्ट होती है ना, वो क्या बनाती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो होती है ना वो हाइपोब्लास्ट से बनती है, और जो एक्सोसिलोमिक कैविटी की जो बाउंड्री होती है वो हॉर्सर मेम्ब्रेन बनाती है, और हॉर्सर मेम्ब्रेन आपकी हाइपोब्लास्ट से ही आती है। जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम थी वो लैटरल प्लेट मेसोडर्म से बन रही थी, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है वो एपिब्लास्ट से डिराइव्ड होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जो कुफर सेल्स होते हैं वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। कुफर सेल्स मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं, और जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो एंडोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। कुफर सेल्स मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं वो एंडोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। अब एक बॉय था, उसके वेंट्रल सरफेस के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कि पीनस है वो नहीं डिवेलप हुआ, तो गर्ल्स के अंदर क्या डिवेलप होता है, इसका काउंटर पार्ट क्या होता है गर्ल्स के अंदर? तो जो यूरोजेनिटल फोल्ड्स होते हैं वो मेल्स के अंदर वेंट्रल सरफेस के ऊपर पीनस और यूरेथ्रा बनाते हैं, और फीमेल्स के अंदर लेबिया माइनोरा बनता है, ठीक है। यूरोजेनिटल फोल्ड्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो फीमेल्स के अंदर जो है वो लेबिया माइनोरा बनता है, और मेल्स के अंदर जो है वो पीनस बनता है और साथ यूरेथ्रा बनता है। यूरोजेनिटल फोल्ड्स, जेनिटल फोल्ड्स जो होते हैं यूरोजेनिटल फोल्ड्स फीमेल्स के अंदर लेबिया माइनोरा बनाते हैं, और पीनस का वेंट्रल एस्पेक्ट बनाते हैं, और यूरेथ्रा का वेंट्रल एस्पेक्ट बनाते हैं। यूरेथ्रल फोल्ड्स, यूरोजेनिटल फोल्ड्स, ठीक है, ये लेबिया माइनोरा बना रहे हैं गर्ल्स के अंदर। उसके बाद आता है 98 में दिया हुआ है कि एक बॉय था, वो फीडिंग में डिफ़िकल्टी है उसको, और उसका मिल्क जो है ना उसकी नोज़ से बाहर आ जाता है। जब हमने एग्जामिनेशन की तो उसकी ऑरल और नेज़ल कैविटी के दरमियान में कम्युनिकेशन है, तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के अंदर ऑरल और नेज़ल कैविटी के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है। ऑरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के अंदर होता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया हमने पढ़े थे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव होते हैं। जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है, और साथ हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया भी बनाता है। तो जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के डेरिवेटिव होते हैं। थर्ड ब्रेकियल आर्च से स्टाइलोफ्रिंजियस मसल आता है। स्टाइलोफ्रिंजियस मसल जो होता है ना वो थर्ड ब्रेकियल आर्च से डिराइव्ड होता है। या थर्ड फ्रिंजियल आर्च का जो डेरिवेटिव है दैट इज स्टाइलोफ्रिंजियस मसल। स्टाइलोफ्रिंजियस मसल जो होता है वो थर्ड ब्रेकियल आर्च से डिराइव्ड होता है। थर्ड ब्रेकियल आर्च से स्टाइलोफ्रिंजियस मसल होगा, और थर्ड ब्रेकियल आर्च जो थी वो ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व भी दे रही थी। थर्ड ब्रेकियल आर्च से क्या होता है, एक तो स्टाइलोफ्रिंजियस मसल आता है, स्टाइलोफ्रिंजियस मसल आता है, और ये ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व देती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और जो हेयोइड बोन का ग्रेटर हॉर्न होता है, और जो लोअर बॉडी होती है, लोअर पार्ट होता है बॉडी ऑफ द हेयोइड बोन का, वो भी थर्ड आर्च से आता है। अब थर्ड आर्च ने कैरोटिड्स देनी है, इंटरनल कैरोटिड देती है, कॉमन कैरोटिड देती है, स्टाइलोफ्रिंजियस मसल देती है, साथ ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व देती है। नाइन्थ क्रेनियल नर्व जो होती है वो थर्ड फ्रिंजियल आर्च से आती है, और साथ जो हेयोइड बोन का ग्रेटर हॉर्न होता है वो भी थर्ड आर्च से आता है, और जो हेयोइड बोन की बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो भी थर्ड आर्च से आता है, और स्टाइलोफ्रिंजियस मसल थर्ड आर्च का डेरिवेटिव है। जो पैलेटाइन क्रिप्ट्स होते हैं वो सेकंड ब्रेकियल पाउच से डिराइव्ड होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पैलेटाइन की एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जो पैलेटाइन क्रिप्ट्स होते हैं वो सेकंड ब्रेकियल पाउच से डिराइव्ड होते हैं। ओवरीज गुनैड से डिराइव्ड होती हैं। जो गुनैड्स होते हैं ना वो ओवरीज बनाते हैं, ओवेरियन फॉलिकल बनाते हैं, और रेटी ओवरीज बनाते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। तो जो ओवरीज होती हैं वो गुनैड से डिराइव्ड होती हैं, और जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ना वो एंडोडर्म से भी आते हैं और एक्टोडर्म से भी आते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स एंडोडर्म से भी आते हैं और एक्टोडर्म से भी आते हैं। लेबिया मेजोरा का जो काउंटर पार्ट होता है वो स्क्रोटम होता है। मेल्स के अंदर स्क्रोटम होगा, फीमेल्स के अंदर लेबिया मेजोरा होगा। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस 6 आर्च का डेरिवेटिव है। 6 आर्च जो होती है ना वो डक्टस आर्टेरियोसिस बनाती है, और जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो 6 आर्च का डेरिवेटिव होता है। हमने पढ़ा था कि 6 आर्च जो होती है वो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व भी डिराइव्ड होती है, और जो पल्मनरी आर्टरीज होती हैं राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी वो भी 6 आर्च से डिराइव्ड होती हैं। लेरिंग्स के सारे इंट्रिंसिक मसल 6 आर्च से डिराइव्ड होते हैं सिवाय क्रिकोथायरॉइड के। क्रिकोथायरॉइड के अलावा जितने भी हमारे लेरिंग्स के मसल होते हैं वो 6 आर्च से आते हैं, और जो क्रिकोथायरॉइड होता है वो 4th आर्च से आता है। स्केलेटन मसल इसोफेगस के 6 आर्च से आते हैं, और जो थायराइड कार्टिलेज हो गया, क्रीकॉइड कार्टिलेज हो गया, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये सारे के सारे 6 आर्च से आते हैं। अब थायराइड कार्टिलेज, क्रीकॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस जो हमारे लेरिंग्स के कार्टिलेजेस हैं, और जो सारे के सारे इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंग 6 आर्च से आते हैं एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉइड 4th आर्च से आता है। जो 6 आर्च होती है इससे एक तो हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसिस बनता है, तो जो पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो डिफेक्ट होता है 6 आर्च का। राइट एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरीज भी 6 आर्च से आती हैं, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो कि वेगस नर्व की ही ब्रांच होती है वो भी 6 आर्च से आती है।
बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है 2 मंथ्स के ऊपर, फीटल मूवमेंट्स जो होती है 2 मंथ्स के ऊपर स्टार्ट हो जाती हैं, और फीटल की जो क्विकनिंग होती है 4 to 5 मंथ्स के ऊपर स्टार्ट होती है। जो सोमाइट्स होते हैं वो पैरेक्सियल मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं, सोमाइट्स पैरेक्सियल मेसोडर्म से डिराइव्ड होंगे। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है फीटल लाइफ में ही, या इंट्रा यूट्राइन लाइफ में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन वेजिकल फर्स्ट अपीयर होता है मीजनकेफ्लॉन में, ठीक है। मीजनकेफ्लॉन के अंदर ब्रेन वेजिकल सबसे पहले बनता है। क्रोमोसोम एक्सचेंज करते हैं बिटवीन ऑटोसोम्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे, मियोसिस के अंदर। मियोसिस के अंदर क्या होता है कि ऑटोसोम्स के अंदर जो है ना क्रोमोसोम एक्सचेंज होता है ऑटोसोम्स के दरमियान। जर्म सेल्स जो होते हैं योग सैक के अंदर वो 4 to 6 वीक के ऊपर अराइव हो जाते हैं, ठीक है। जर्म सेल्स हमारे योग सैक के अंदर जो है वो 4 से 6 हफ्ते के अंदर डिराइव्ड हो जाते हैं। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम जो हमारा डिराइव्ड होता है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। जो हमारी इंटरमीडिएट मेसोडर्म होती है वो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम बनाती है। नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से अराइज होती है, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से डिराइव्ड होगी, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है। और जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है ना वो भी मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। हमारी जो गोनाड्स होती हैं, ओवरीज होती हैं, वो भी मेसोडर्म से डिराइव्ड होती हैं। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम भी मेसोडर्म से बनता है। हमारा ईयर का पिना, यूरेटर, ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, कुफर सेल्स जो होते हैं वो भी मेसोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम जो होता है ना वो हमारा इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है। और इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है, और जो न्यूक्लियस पल्पोसस था वो भी मेसोडर्म से डिराइव्ड हो रहा था। बेसिकली जो मेसोडर्म होती है ना उसने क्या बनाना होता है, मसल बनाना होता है, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, और जो हमारी बॉडी कैविटीज़ की सीरस लाइनिंग होती है वो बनाता है, हमारा सीवीएस बनाता है, पैरेन्काइमा बनाता है। और जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो भी मेसोडर्म से बनते हैं। स्केलेटन मसल मेसोडर्म से बनते हैं, और जो स्केलेटन सिस्टम था वो हमने पढ़ा था कि जो स्केलेटन मसल्स होते हैं वो मेसोडर्म से बनते हैं, और जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो मेसोडर्म से भी बनता है और न्यूरल क्रेस्ट सेल से भी बनता है। और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया भी बना रहे थे, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जो माइक्रोटिया होते हैं ना वो फर्स्ट और सेकंड आर्च का डिफेक्ट होता है, क्योंकि जो फेशियल मसल्स वगैरह होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड आर्च बनाती हैं। जो फर्स्ट आर्च का नेम होता है वो मैंडिबुलर होता है, क्योंकि मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व देती है। ओजेनेसिस के अंदर जो पहली मियोटिक डिवीजन होती है वो ड्यूरिंग फीटल लाइफ ही हो जाती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इंट्रायूटाइन लाइफ के अंदर या फीटल लाइफ के अंदर हो जाती है। प्राइमरी ओसाइट डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करते हैं फर्स्ट प्राइमरी मियोटिक डिवीजन से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी मियोटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। जो प्राइमरी ओसाइट होता है वो पहली मैच्योरेशन डिवीजन के बाद एक सेकेंडरी ओसाइट बनाता है और एक पोलर बॉडी बनाता है। मतलब जब पहला प्राइमरी ओसाइट डिवाइड करेगा पहली मैच्योरेशन के बाद तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, एक पोलर बॉडी बन जाती है। ऑक्सीपिटल सोमाइट जो होते हैं ना, पहला सोमाइट जो होता है वो ऑक्सीपिटली सोमाइट होता है, और 4 हमारे ऑक्सीपिटल सोमाइट होते हैं। सर्वाइकल सोमाइट हमारे 8 होते हैं, थोरेसिक सोमाइट हमारे 12 होते हैं, लंबर सोमाइट्स या सैक्रल सोमाइट्स हमारे 5 होते हैं, और जो कॉक्सीजल होते हैं वो 8 to 10 होते हैं। तो जो सोमाइट्स होते हैं ना, सबसे पहला जो सोमाइट होता है वो ऑक्सीपिटल होता है, सबसे आखिरी सोमाइट जो होता है वो कॉक्सीजल होता है। कॉक्सीजल 8 to 10 होते हैं। जो ऑक्सीपिटल सोमाइट्स होते हैं वो 4 होते हैं, और फर्स्ट सोमाइट भी ऑक्सीजल सोमाइट होता है, ऑक्सीपिटल सोमाइट होता है। और जो सर्वाइकल सोमाइट होते हैं वो 8 होते हैं, थोरेसिक सोमाइट 12 होते हैं, लंबर और सैक्रल 5 होते हैं, कॉक्सीजल जो होते हैं वो 8 to 10 होते हैं। ऑर्गन्स की ज़्यादा जो लेट डाउन होती है वो 2 मंथ्स के ऊपर हो जाती है। ऑर्गन्स लेट डाउन फर्स्ट सोमाइट जो होता है वो ऑक्सीपिटल होता है, और जो लास्ट सोमाइट था वो कॉक्सीजल था। जो 6 ब्रेकियल आर्च थी वो क्रीकॉइड कार्टिलेज देती है। हमने पहले भी पढ़ा कि जो 6 ब्रेकियल आर्च होती है ना वो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व भी देती है, जो कि वेगस नर्व की ही ब्रांच होती है। और जो हमारे इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंग्स होते हैं वो भी 6 ब्रेकियल आर्च से बनते हैं, लेकिन जो क्रीकोथायरॉइड मसल होता है वो हमारी 6 ब्रेकियल आर्च से नहीं बनता है, वो हमारी 4th ब्रेकियल आर्च से बनता है। और साथ जो क्रीकॉइड कार्टिलेज हो गया, थायरॉइड कार्टिलेज हो गया, एरेटिनॉइड कार्टिलेज हो गया, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज हो गया, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज हो गया, और इसोफेगस के स्केलेटन मसल्स, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और पल्मोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। और जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होती है वो 6 ब्रेकियल आर्च का ही डिफेक्ट होती है, और ये डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है वो 6 ब्रेकियल आर्च से डिराइव्ड होता है। प्राइमरी ओसाइट सराउंड होता है जोना पेलुसिडा से, जोना ग्लोमेरुलोसा से, और फ्लूइड कैविटी से, इसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। जब प्राइमरी ओसाइट को जोना ग्लोमेरुलोसा ने, ठीक है, और जोना पेलुसिडा ने, ठीक है, जोना ग्रैनुलोसा ने, जोना पेलुसिडा ने और फ्लूइड कैविटी ने सराउंड किया हुआ होगा तो उसको सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। जो सेकेंडरी ओसाइट होता है ना वो FSH के इन्फ्लुएंस में बनता है। ओवम रिलीज होता है ओवरी से एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, तो वह सेकेंडरी ओसाइट ही होता है, ठीक है। जब ओवुलेशन के टाइम पे बेसिकली सेकेंडरी ओसाइट होता है, उसकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुकी होती है। ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन वो भी सेकेंडरी ओसाइट होता है। सेकेंडरी ओसाइट जो होता है ना वो प्यूबर्टी तक डॉर्मेंट रहता है, और फिर प्यूबर्टी के बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इसकी जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है। ओसाइट जो हमारा ओवुलेशन में रिलीज होता है वो सेकेंडरी ओसाइट होता है, और इसकी जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट होती है। जो सेकेंडरी ओसाइट है ये हमारे FSH के इन्फ्लुएंस में बनता है। ओवम जो हमारा ओवरी से रिलीज होता है ओवुलेशन के टाइम पे वो भी सेकेंडरी ओसाइट होता है, और ये डॉर्मेंट रहता है
ठीक है, जब तक कि हमारा डोमिनेंट ही रहता है, जब तक कि प्यूबर्टी नहीं होती है। और ओसाइट जो रिलीज़ होता है ओवुलेशन के बाद, वो भी सेकेंडरी ओसाइट होता है। अपनी सेकंड मेयोटिक डिवीजन को ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट करता है। और जब प्राइमरी ओसाइट को जोना पेलिसिडा ने और जोना ग्लोमेरुलोसा ने और फ्लूइड कैविटी ने सराउंड किया हुआ, तो उसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। लिगामेंटम टीरीज लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का डेरिवेटिव होता है। जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है ना, वो कुछ भी नहीं देती है। जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है वो लिगामेंटम टीरीज देती है। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से लिगामेंटम टीरीज बनता है और राइट अम्बिलिकल वेन का कोई भी रेमिनेंट नहीं होता है, वो ऑब्लिटरेट कर जाती है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है। एरिथ्रोपाइसिस जो 4th मंथ ऑफ द इंटरटाइन लाइफ के अंदर होती है, वो लिवर से होती है। एरिथ्रोपाइसिस योग सैक से स्टार्ट हो जाती है 3 to 8 वीक्स के अंदर। जब 3 से 8 हफ्ते का बेबी होगा तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो योग सैक से बनते हैं। लिवर में जो होते हैं ना, वो 6 वीक से बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बर्थ तक लिवर से ही रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। फिर स्प्लीन से 10th वीक से लेकर 28 वीक तक स्प्लीन से बनते हैं। मतलब 7 मंथ तक जो है ना स्प्लीन से बनेंगे। 10th वीक के अंदर स्टार्ट होंगे और 7th मंथ तक जो है ना स्प्लीन से बनते हैं। और 6 वीक से स्टार्ट होने के बाद, मतलब 2nd मंथ से स्टार्ट होने के बाद से लेके बर्थ तक जो होते हैं ना, वो लिवर से बनते हैं। और जो 3 to 8 वीक्स वाला टाइम होता है उसमें योग सैक से बनते हैं जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। फिर बोन मैरो ना 18 वीक पे स्टार्ट करती है, ऑलमोस्ट 5th मंथ के या 4th मंथ के एंड पे स्टार्ट करती है बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स बनाना। और फिर एडल्टहुड तक बोन मैरो से ही हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। जो हीमोग्लोबिन योग सैक से बनती है उसको हम गॉवर हीमोग्लोबिन कहते हैं। 4th मंथ के अंदर जो एरिथ्रोपाइसिस होती है वो लिवर से होती है। ठीक है, 4th मंथ के अंदर जो एरिथ्रोपाइसिस होती है वो लिवर से होती है। अब जो ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है ना, वो पेरिटोनियम की ही से डिराइव्ड होता है। ट्यूनिका वेजाइनालिस पेरिटोनियम से डिराइव्ड होता है। लेरिंगोट्रेकियल ग्रूव 4th वीक के अंदर डेवलप होता है और ये ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला को सेपरेट करता है। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला सेपरेट होता है लेरिंगोट्रेकियल ग्रूव से और 4th वीक के अंदर लेरिंगोट्रेकियल ग्रूव बन जाता है। एंटीनेटल चेकअप जब हमने डाउन सिंड्रोम का कराना होता है तो हम 11 वीक के ऊपर कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग कराते हैं। ठीक है, कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग जो होती है वो 11 वीक के ऊपर होती है। फिर 15 वीक के ऊपर एमनियोसेंटेसिस कराते हैं और 18 से 20th वीक के ऊपर हम कॉर्डोसेंटेसिस कराते हैं। 11 वीक के ऊपर कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, 15 वीक के ऊपर एमनियोसेंटेसिस कराते हैं और 20th वीक के ऊपर कॉर्डोसेंटेसिस कराते हैं। जो कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग होती है उसमें 2% चांस होता है मिसकैरेज का। जो एमनियोसेंटेसिस होती है उसमें 1% चांस होता है मिसकैरेज का। और जो कॉर्डोसेंटेसिस होती है वो 20th वीक के ऊपर करते हैं, उसमें 2 से 5% चांस होता है मिसकैरेज का। उसके बाद आता है मैक्सिलरी आर्टरी जो होती है वो फर्स्ट एओर्टिक आर्च का डेरिवेटिव होती है। मुलेरियन डक्ट डेवलप करती है यूट्रस और विजाइना के अंदर। जो मुलेरियन डक्ट होती है वो यूट्रस और विजाइना बनाती है। मुलेरियन डक्ट यूट्रस और विजाइना बनाती है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है ना वो मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं इसको। और ये यूट्रस बनाती है और विजाइना बनाती है। और अगर किसी पेशेंट के अंदर बाइकॉर्नरेट यूट्रस होगा ना तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का या फिर मुलेरियन डक्ट का डिफेक्ट होता है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का या फिर आपकी मुलेरियन डक्ट का डिफेक्ट होगा जब बाइकॉर्नेट यूट्रस डेवलप हो जाता है और ये यूट्रस बनाती है, हमारा विजाइना बनाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना वो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर मुलेरियन डक्ट से बनते हैं। और ये मेल्स के अंदर जो रेमनेंट बनाती है ना उसको अपेंडिस टेस्टिस कहते हैं। और अगर सिनेरियो में दिया हुआ हो, एक तो ये कि जब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का डिफेक्ट होता है ना तो टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम भी डेवलप हो जाता है कि एक पेशेंट होगा उसको प्राइमरी एमेनोरिया होगा, उसका ब्रेस्ट नॉर्मल होगा लेकिन उसके अंदर जो ब्लाइंड विजाइना होगा और शॉर्ट ब्लाइंड विजाइना होगा, स्कैंटी प्यूबिक हेयर होंगे और जो सर्विक्स होता है वो भी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है। जो हाइड्रेटेड ऑफ ऑर्गेनिक एग्नी होता है वो भी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है। और एबनॉर्मलिटी होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की या फिर आपकी मुलेरियन डक्ट की, जिसकी वजह से बाइकॉर्नेट यूट्रस हो जाता है, जिसमें आपकी फ्यूजन नहीं होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की या फिर मुलेरियन डक्ट की। न्यूरल क्रिस्टल्स के सारे डेरिवेटिव्स हैं, सिर्फ जो हमारे ट्यूनिका मीडिया होती है ना ग्रेट ब्लड वेसल्स की, न्यूरल क्रिस्टल से डायरेक्ट नहीं होती है। अब न्यूरल क्रिस्टल जो होते हैं वोमर बोन भी बनाते हैं, कॉरड और स्क्लेरा ऑफ द आई भी बनाते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बनाते हैं, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया भी बनाएंगे। लेकिन जो ट्यूनिका मीडिया होती है ना आपकी ग्रेट ब्लड वेसल्स की, वो न्यूरल क्रिस्टल से डिराइव नहीं होती है। पेंक्रियास जो होती है ना वो एक इसकी वेंट्रल बड होती है और एक इसकी डॉर्सल बड होती है। तो पेंक्रियास की जो डेवलपमेंट होती है ना वेंट्रल और डॉर्सल बड से होती है। कोरोना रेडिएटा जो होता है ना वो ग्रैनुलोजल सेल से प्रोड्यूस होता है और वो सराउंड करता है प्राइमरी ओसाइट को और सेकेंडरी ओसाइट के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होगा। और ये सेलुलर लेयर होती है जिसने सराउंड किया हुआ होता है प्राइमरी ओसाइट्स को। 5th एओर्टिक आर्च का एडल्ट्स के अंदर कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। 1, 2, 3, 4 और 6 होती हैं। 5th का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो एक्टोडर्म से आते हैं। जो हमारी एक्टोडर्म होती है वो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी देती है, वो नर्वस सिस्टम को बनाती है हमारे, ठीक है, और साथ हमारे एपिडर्मिस, हेयर और नेल्स को बनाएगी, टीथ को भी बनाती है। जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो नॉन इम्यूनोजेनिक होती है। क्लेफ्ट लिप
तब बनता है जब आपका मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज़ नहीं करेगा नेज़ल प्रोसेस के साथ। जो आपका मैक्सिला का जो प्रोसेस है, जब वो नेज़ल प्रोसेस के साथ फ्यूज़ नहीं करता है तो क्लेफ्ट लिप डेवलप हो जाते हैं। अम्बिलिकल वेन के अंदर 80% ऑक्सीजन होती है। अब जो मैटरनल और फीटल ब्लड को लेट स्टेजेस के ऊपर सेपरेट करते हैं वो सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट होते हैं और फीटल एंडोथीलियम होता है। फीटस का जो एंडोथीलियम होता है और जो सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट जो प्लेसेंटा का पार्ट होते हैं वो मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन को सेपरेट करते हैं। मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट से और फीटल एंडोथीलियम से सेपरेट होती है। ना मैं आपको प्लेसेंटा की चीज़ें भी बता देती हूँ। जो प्लेसेंटा होता है ना वो बैरियर के तौर पे एक्ट करता है और वो मैटरनल और फीटल ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। प्लेसेंटा बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, मैटरनल और फीटल ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। प्लेसेंटा जो होता है ना वो डिराइव्ड होता है कोरियन फ्रंडोजम से और डेसिडुआ बिजालिस से, ठीक है। अब जो कोरियन फ्रंडोजम होता है वो फीटल पार्ट बनाता है और जो डेसिडुआ बिजालिस होता है ना वो मैटरनल प्लेसेंटा का पार्ट होता है। मतलब मैटरनल यूट्राइन टिश्यू होता है डेसिडुआ बिजालिस के अंदर। डेसिडुआ बिजालिस जो डेसिडुआ पार्ट जो है ना वो मैटरनल होता है, डेसिडुआ बिजालिस मैटरनल प्लेसेंटा बनाता है और जो कोरियन फ्रंडोजम होता है वो फीटल प्लेसेंटा होता है। वो ब्लास्टोसिस की तरह होता है, इसी से डिराइव्ड होता है। जो फीटस के ब्लास्टोसिस से डिराइव्ड होगा डेट इज कोरियन फ्रंडोजम और जो डेसिडुआ बिजालिस होता है वो मैटरनल पार्ट होता है। और जो प्लेसेंटा होता है बेसिकली वो मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन को सेपरेट मिक्सिंग से प्रिवेंट करता है, उनको सेपरेट रखता है। अब जो फीटल कंपोनेंट होते हैं ना प्लेसेंटा के वो सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट होते हैं और साइटोटोफोब्लास्ट होते हैं और जो मैटरनल कंपोनेंट होता है वो डेसिडुआ बिजालिस होता है। और जो एब एम्ब्रियोनिक पोल होता है प्लेसेंटा का उसको हम डेसिडुआ कैप्सुलैरिस कहते हैं। अब जो फीटल कंपोनेंट होते हैं इसमें साइटोटोफोब्लास्ट आते हैं और सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट आते हैं। जो साइटोटोफोब्लास्ट होते हैं ना वो इनर लेयर होती है कोरियोनिक विलाई की और ये सेल्स बनाती है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और गैसेस एक्सचेंज करती है। जो सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट होते हैं वो आउटर लेयर होती है कोरियोनिक विलाई की और ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जैसे कि बीटा एचसीजी हार्मोन को, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि जो हार्मोन्स जैसे कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है वो इन लास्ट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना वो प्लेसेंटा से बनता है। और पहले जो होते हैं हार्मोन्स जिसमें आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हो रहा होता है। जो प्लेसेंटा होता है ना वो बैरियर के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि इसमें सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है और एंडोथीलियम होता है फीटल टिश्यू का, इसलिए बैरियर होता है ये मैटरनल और फीटल सर्कुलेशन के दरमियान में। जो फीटल कंपोनेंट है उसमें सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट होते हैं, साइटोटोफोब्लास्ट होते हैं। जो साइटोटोफोब्लास्ट होते हैं उसकी ये इनर लेयर बनाते हैं कोरियोनिक विलाई की और ये सेल्स बनाएंगे और उसके बाद ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और गैसेज एक्सचेंज करता है जो साइटोटोफोब्लास्ट होता है। जो सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट होता है वो आउटर लेयर बनाते हैं कोरियोनिक विलाई की, हार्मोन्स को सिक्रेट करता है जिसमें बीटा एचसीजी भी आता है। और जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस होता है वो इसका एब एम्ब्रियोनिक पोल होता है। प्लेसेंटा सेपरेट करता है, सेपरेट हो जाता है यूट्राइन वॉल से जब आपकी यूट्राइन मसल्स का रप्चर होता है और साथ इसमें बहुत सारी यूट्राइन आर्टरीज का भी रप्चर होता है। प्लेसेंटा बैरियर के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट होते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू होता है और फिर फीटस का एंडोथीलियम होगा जिससे प्लेसेंटा बैरियर के तौर पे काम करता है। ये सेपरेट करता है मदर और फीटल सर्कुलेशन को। जो फीटस और मदर को सेपरेट करता है या फीटल और मदर की सर्कुलेशन को सेपरेट करता है दैट इज सिंक्सिटियोटोफोब्लास्ट और फीटल एंडोथीलियम। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट दिया हुआ है कि फीटस के अंदर क्या चीज़ कम होती है एज़ कम्पेयर टू मदर। तो फीटस के अंदर जो ऑक्सीजन के लेवल्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीटस। अगर 5th to 12th वीक का बेबी और आपने उसकी एज चेक करनी है तो उसके लिए हम ग्राउंड रम्प लेंथ चेक करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम ग्राउंड रम्प लेंथ चेक करते हैं और सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर बायपैराइटल डायमीटर बीपीडी चेक करते हैं। 143 में दिया हुआ ग्राउंड रम्प लेंथ 17 to 20th वीक के ऊपर 13 से 17 सेंटीमीटर तक होती है। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर बेसिकली स्पर्मेटोजोआ बन रहे होते हैं स्पर्मेटिड से। जो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट होता है वो यूरेकस से आता है। बेसिकली अगर पेटेंट एलेंटॉइस होगी तो यूरेकस बन जाएगा और यूरेकस जो होता है ना वो बाद में मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बना देता है। और अगर आपका यूरिन अम्बिलिकस से आ रहा हो तो भी इसमें होता है कि पेटेंट ल्यूमेन था या एलेंटॉइस का या फिर यूरेकस पेटेंट था जिसकी वजह से अम्बिलिकस से यूरिन पास कर रहा होता है फीटस का। फीटल हार्ट डिफर करता है एडल्ट हार्ट से क्योंकि जो फीटल हार्ट होता है उसमें जो फ्यूज एंडोकार्डियल कुशन्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं राइट एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर चैनल्स को। फीटल हार्ट के अंदर फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन्स होते हैं। फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन होगा जो कि आपके राइट और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स को सेपरेट कर रहा होता है। लेडिक सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। अगर एक मदर को रूबेला की इन्फेक्शन है तो कार्डिक डिफेक्ट सब आते हैं अगर उसको 5th to 10th वीक के अंदर रूबेला की इन्फेक्शन होगी। अगर 5th to 10th वीक के अंदर मदर को रूबेला की इन्फेक्शन होती है तो उसमें कार्डिक डिफेक्ट्स आते हैं। अल्कोहल की वजह से जो ऑर्गेनोजेनेसिस इन्फेक्ट होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस बेसिकली पीरियड होता है जिसमें ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, वो 3 वीक से लेकर 8 वीक तक का पीरियड होता है। यूरेटेरिक बर्ड जो होती है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट से या फिर वॉल्फिन डक्ट से अराइज करती है।
यूरेटेरिक बड जो होती है ना वो वॉल्फिन डक्ट से या फिर मेसोनेफ्रिक डक्ट से राइज करती है और फिर बाद में यूरेटेरिक बड जो होती है वही कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी बनाती है। यूरेटर है ना, यूरेटर जो होता है ना आपकी कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी के अंदर ही आता है। तो फिर यूरेटेरिक बड जो है उसने कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी बनाना है और ये बेसिकली अराइज करती है मेसोनेफ्रिक डक्ट से या फिर वॉल्फिन डक्ट से। जो सोमाइट्स होते हैं ना वो नोटोकॉर्ड के दोनों साइड्स के ऊपर अराइज करते हैं। मेसोडर्म नोटोकॉर्ड देती है, फिर नोटोकॉर्ड से जो वो सोमाइट्स बन जाते हैं और सोमाइट्स होते हैं नोटोकॉर्ड की बोथ साइड से अराइज करते हैं। अब एक बेबी था, उसका रेड कलर का स्ट्रक्चर जो है ना उसकी प्यूबिक सिम्फिसिस से बाहर नजर आ रहा है और फ्रीक्वेंटली जो वेट भी हो जाते हैं। जब आपने एग्जामिनेशन की तो उसको एपिस्पार्डियास भी था और उसका इनकम्प्लीट क्लोयर था प्यूबिक सिम्फिसिस का। जो एपिस्पार्डियास होता है वो एक्सोस्ट्रॉफी, ब्लैडर की एक्सोस्ट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड होता है। एक्टोडर्म जो होती है वो नर्वस सिस्टम बनाती है। जो एक्टोडर्म होती है वो न्यूरल ट्यूब और न्यूरोक्रस्ट सेल्स बनाती है। जो न्यूरल ट्यूब होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है और जो न्यूरोक्रस्ट सेल्स होते हैं वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया बनाते हैं। कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ द किडनी डिराइव्ड होता है यूरेटेरिक बड से और यूरेटेरिक बड बनती है मेसोनेफ्रिक डक्ट से या फिर वॉल्फिन डक्ट से। जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो एओर्टिक आर्च फोर्स से डिराइव्ड होती है। जो एओर्टिक आर्च फोर्स थी वो क्रीकोथायरॉइड मसल भी बना रही थी। जो फोर्थ एओर्टिक आर्च थी वो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व भी बनाती है और जो राइट एओर्टिक आर्च होती है वो हमारी आर्च ऑफ एओर्टा भी बनाती है। ठीक है, सॉरी, फोर्थ एओर्टिक आर्च जो होती है वो आर्च ऑफ एओर्टा भी बनाती है और राइट सबक्लेवियन आर्टरी भी एओर्टिक आर्च फोर्स से या फ्रिंजियल आर्च फोर्स से या फिर ब्रेकियल आर्च फोर्स से डिराइव्ड होती है। ओगोनिया की माइटोसिस होती है प्रीनेटल ही 3 मंथ्स के बाद। प्रीनेटल पीरियड के अंदर 3 मंथ्स के बाद ही जो ओगोनिया होता है उसकी माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। फिफ्थ वीक के एंड के ऊपर जो हार्ट होता है ना वो डेफिनेट फॉर्म हो जाता है। डेफिनेट हार्ट की फॉर्मेशन जो होती है वो 5th मंथ के एंड पे स्टार्ट हो जाती है। मेलानोसाइट्स न्यूरल क्रेस्ट सेल से डिराइव्ड होते हैं। प्रीनेटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम 14 to 18 वीक्स के ऊपर हम प्रीनेटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। 14 से 18 वीक के ऊपर प्रीनेटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो बकोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन होती है वो सेपरेट होती है स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट से। जो स्टोमोडियम ऑफ द फोरगट होता है वो रेथ के स्पाउच बना के हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट करता है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एक्टोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। स्मोकिंग अफेक्ट करती है ऑर्गेनोजेनेसिस को। ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड होता है 3 to 8 वीक्स वाला। तो जो स्मोकिंग या अल्कोहल ऑर्गेनोजेनेसिस को अफेक्ट करेंगे 3 to 8 वीक्स के दौरान। और माइलिनेशन जो होती है ना पेरिफेरल नर्व्स की वो 4th मंथ के एंड पे हो जाती है। ठीक है, 4th मंथ के अंदर पेरिफेरल नर्व्स की माइलिनेशन होती है और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनकी माइलिनेशन 6 मंथ के अंदर होती है। ठीक है, 6 मंथ के अंदर माइलिनेशन होती है क्रेनियल नर्व्स की और 4th मंथ के अंदर होती है पेरिफेरल नर्व्स की। जो कॉर्टिकल ओसाइट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं एज अ लाइसोसोमल वेसिकल। ठीक है, जो कॉर्टिकल ओसाइट होता है वो लाइसोसोमल वेसिकल के तौर पे रिलीज होता है। सोमाइट्स 30th डे के ऊपर 34 से 35 प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे पहला सोमाइट होता है वो ऑक्सीपिटल होता है। सोमाइट आपकी वो साइड जो नोटोकॉर्ड से अराइज करते हैं। सोमाइट जो पहला सोमाइट बनता है वो 20th डे के ऊपर बनता है। उसके बाद जो होते हैं न्यू सोमाइट्स जो होते हैं ना वो 3 पेयर्स बनते हैं, मतलब 6 सोमाइट्स पर डे बनते हैं। 6 सोमाइट्स पर डे बनते हैं और 20th वीक के ऊपर पहला बनता है। तो जो 30th डे के ऊपर जो है ना हमारे पास तकरीबन 34 से 35 जो है सोमाइट्स बन जाते हैं।